हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट को लेके। जैसे कि मतलब हम काम करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ का काम कैसे शुरू करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का काम हम कैसे शुरू कर सकते हैं। हमें क्या चीज़ें इसमें ध्यान में देनी है, इसमें क्या चीज़ें हमें चाहिए जो कि हम उसको ध्यान रखें और हम अपना काम कर सकें। देखिए, आप यंगस्टर्स हो सकते हैं, आप स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप कोई रिसोर्ट रिट्रीट या कुछ और ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके साथ साथ आप चाहते हो कि आप प्रॉपर्टी का भी काम करें। या फिर आजकल मैं ये भी कहूँगा कि गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन चाहे आप हाउस वाइफ हैं, जो भी काम कर रहे हैं, साथ में आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी काम हम कैसे शुरू करें। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें ही ध्यान में देने वाली हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम जानते होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं। हम कहीं ना कहीं मर्रा में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ कोई ना कोई अटैचमेंट होती है कि भाई प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉपर्टी के काम करने के लिए है वो है रिसर्च। ठीक है सर। तो हम लोग, पहले मैं आपको अपने बारे में भी बता दूं कि हम लोग भी एक रिसर्चर हैं। हम लोग उत्तराखंड में काम करते हैं। हम लोग उत्तराखंड के देहरादून में काम कर रहे हैं और देहरादून में हम लोग रिसर्च करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या आजकल क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, कहाँ क्लाइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, एक तो कंपनीज़ होती हैं, एक इंडिविजुअल होता है। कंपनीज़ हमें प्रोजेक्ट्स के लिए बोलती हैं, जैसे कि उनको चाहिए होते हैं अपार्टमेंट्स के लिए लैंड चाहिए होती है, या फिर विलास के लिए लैंड चाहिए होती है, या स्मॉल कॉलोनीज उन्होंने बनानी है उसके लिए लैंड चाहिए होती है, या फिर बड़े रिसॉर्ट्स हो गए, होटल हो गए, या फिर फार्म लैंड हो गई। ऐसा कंपनी हमें बोलती है और हम उन्हें वो चीज़ ला के देते हैं, ढूंढ के देते हैं। उसके ऊपर वर्किंग करके, सर्च करके उनको हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही हमारे पास इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि अपने लिए घर ढूंढ रहे हों, या कोई एक शॉप ढूंढ रहे हो कमर्शियल्स में, या फिर कोई छोटा सा फार्म हाउस ढूंढ रहे हो। क्योंकि हम लोग वैसे भी लोकेशन में बैठे हैं, देहरादून एक लोकेशन वाली जगह है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सेकंड होम बहुत ज़्यादा चलते हैं और अपार्टमेंट्स आजकल काफ़ी अच्छे उसमें रनिंग में चल रहा है। सो ऐसी चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं और हम लोग उसको रिसर्च करके लोगों तक पहुँचाते हैं। सो ऐसे ही आप भी काम कर सकते हैं। आप भी अपना रिसर्च करके, जिस शहर से भी आप हैं, आप किसी भी शहर में हैं, आप उस शहर के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजी है, काम टफ़ है। काम को करने के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो आती है दोस्तों, वो आता है रिसर्च। रिसर्च में मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो बताऊंगा वो है कि आपको शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पता करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप लोगों को जस्ट अपने कोई भी टाइम आप निकाल के आप एक दो प्रॉपर्टी डीलर्स से आप मिलें, उनसे आप बात करें। बात करके आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। दूसरा, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहा हूँ, मेरे को ये पता करना है कि शहर में कहाँ पर क्या चल रहा है। थोड़ी बहुत बातें उनसे टाइम लेके आप कर सकते हैं, तो वो आपको एक ओवरलुक आइडिया देंगे कि भाई शहर में ये चीज़ चल रही है, यहाँ पर फ्लैट्स बिक रहे हैं, यहाँ पर होटल्स बहुत चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वो बताएंगे। तो उस जानकारी को आप ये नहीं मैं कहूँगा कि आप उसी जानकारी को मेन मानिए। उस जानकारी को सिर्फ एक एजुकेशन की तरह उसे लीजिएगा, राइट। उसके बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है एरिया के नाम। आपके शहर में जितने भी एरियाज़ हैं उनके नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। मतलब एक गूगल की तरह किसी ने आपसे पूछा कि भाई फ़लाना जगह कहाँ पर है, ABCD जगह कहाँ पर है, तो आपको एकदम से गूगल लोकेशन की तरह आप वहाँ पहुँच गए और आपको पता है कि वो जगह वहाँ पर है। देखिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हाँ, आप एरिया को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि लो लेवल क्लास। देखिए, हर सिटी में क्लास वाइज लोग रहते हैं और हर एरिया में मैं कहूँगा आप एक एरिया को आप अपने शहर को 4 भागों में बांट दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट में भी 4 भाग ले लें या 4 ही भाग लेके चले, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 4 भाग में पहला आपका आएगा लोअर क्लास कहाँ रह रहे हैं। वो एरिया आपको डिफाइन करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको आता है कि मिडिल क्लास कहाँ रह रहा है, मिडिल क्लास की कॉलोनीज़ कौन कौन सी हैं। उसी में एक चीज़ आती है, वो है अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास लोग कहाँ पर रह रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि हाई सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं कि भाई जिनको कोई तंगी नहीं है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है, वो कहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने शहर के 4 पार्ट करें। उन 4 पार्ट को फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, जो कि
आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये पार्ट में यहाँ ये लोग इतने में रह रहे हैं, ये लोग ऐसे रह रहे हैं, यहाँ पर ये कॉलोनीज़ हैं, इतने बड़े घर हैं। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। दूसरा, शहर के रास्ते। मेन थिंग इज़ कि शहर का रास्ता कौन सा कहाँ जाता है, कहाँ निकलता है, कौन सा डेड एंड है, कहाँ पर रास्ते खराब हैं, छोटे हैं, मतलब 30 फुट से कम कहाँ पर है, 30 फुट से ज़्यादा कहाँ पर है। इनसे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी शहर की अच्छी पॉश एरियाज़ को आपको चिन्हित करने में। फिर आपको पता होना चाहिए शहर के डिस्टेंसेस, मतलब रेलवे स्टेशन से आप जिस दूरी की, जिस भी कॉलोनी की बात करेंगे या अपार्टमेंट की बात करेंगे, उसकी दूरी कितनी है। अगर आप उस शहर में रहते हैं वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पर 5 मिनट लगते हैं जाने में, यहाँ पर 4 मिनट लगते हैं। तो मान के चलिए कि कहीं पर 5 मिनट लगते हैं तो उसका मतलब 2-3 किलोमीटर का ही फासला होगा। तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 5 मिनट में डिस्टेंस कवर हो सकता है। अगर भीड़ वाला एरिया है तो बहुत ज़्यादा 10 मिनट लग सकते हैं। फिर आपको शहर की सबसे मेन बात जो वो पता होनी चाहिए वो है कि जोग्राफिकल आपका मैप, कि कहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ पर उसमें माउंटेन्स हैं, कहाँ पर उसमें नाले हैं, कहाँ पर लैंडस्केपिंग है, मतलब थोड़ा पहाड़ी हिली एरिया है, ऐसी जगहें कौन सी हैं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है शहर में ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि अप्रूव्ड चल रहे हैं। अप्रूव्ड का मतलब होता है जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त है। सरकार से मान्यता प्राप्त का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि आप यहाँ पर कॉलोनी काटें और लोग आपसे वहाँ पर आके जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन अप्रूव्ड हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा जिनके पास 10 बीघा लैंड थी, उन्होंने गवर्नमेंट से ना पूछ के अपने आप ही उसमें एक रोड काटी और उसमें प्लॉट्स काट के उसको छोटे छोटे हिस्सों में आगे बेच दिया। सो उसे हम नॉन अप्रूव्ड कहेंगे। नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में वैसे तो ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, क्योंकि नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ज़्यादातर दिक्कतों में रहते हैं। तो क्लाइंट से ये बता के कि भाई ये अप्रूव्ड है, ये नॉन अप्रूव्ड है, ये सब चीज़ें पहले ही क्लाइंट को बतानी जरूरी होती है, इसलिए आपको भी पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों, आपकी शहर की खास बात क्या है। देखिए, मैं अगर आपके शहर में इन्वेस्ट करूँगा तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि ठीक है, आपके शहर में ऐसी क्या खास बात है कि मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं आजकल। लोग क्या करते हैं कि भाई थोड़ा पैसा कमाया है, 20-30 लाख पड़ा है, उन्होंने कहा ठीक है एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं तो वाई ना। है आपके शहर की खास बात क्या है। जैसे कि देहरादून घूमने का शहर है, हिली स्टेशन है और यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, लेविश ग्रीन एरिया है। लोकेशन वाइज कहीं भी रहेंगे तो मज़ा आता है रह के, कि हाँ थोड़ा देख के अच्छा लगता है। तो आपको भी ऐसा पता होना चाहिए कि आपके शहर में ऐसी क्या खास बात है जो कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, राइट। या फिर हो सकता है कि इन्वेस्ट वो इसलिए भी कर सकते हैं कि शहर आपका, चाहे वहाँ पर लोकेशन है या नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेट वहाँ पर बढ़ ही रहे होंगे। सो ये सप्लाई एंड डिमांड मतलब जो है वो खेल सारा इसी का है। सो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि लैंडस्केपिंग कहाँ पर है। रिवर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि हॉस्पिटल, रिसोर्ट्स, फार्म्स, फार्मलैंड, कॉलेजेस कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि एरिया वाइज रेट, मतलब आप जो 4 भाग करेंगे, मीन्स शहर के जो आप 4 भाग करेंगे और उन चारों में 4-4 भाग जो करेंगे, उन एरियाज़ के रेट क्या चल रहे हैं। ये पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपको करना ये है कि उस एरिया में जाएं, उस एरिया में कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर की जो दुकान होगी या ऑफिस होगा, वहाँ आप बात करें कि भाई इस एरिया में क्या रेट चल रहे हैं आजकल, यहाँ पर लैंड कैसे मिल रही है, कितने में मिल रही है, वो आप नोट डाउन करते जाएं। वो अपने दिमाग में आपको उतारना पड़ेगा। सो ये चीज़ें आपको रेट वाइज एरिया का पता होना चाहिए कि रेट वाइज ये सब चल रहा है। अपर क्लास में ये है, लोअर क्लास में ये है, मिडिल क्लास में ये चल रहा है, उस एरिया में ये चल रहा है। फिर दोस्तों जो सबसे मेन बात आएगी वो आएगी कि आपको लैंड की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो लैंड का एरिया है, एक लैंड का एरिया होता है, जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे 500 गज लैंड चाहिए, 500 गज स्क्वायर यार्ड हम इंग्लिश में कहते हैं उसे। सो उस एरिया वाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एरिया कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब आपके यहाँ गज चलते हैं, आपके यहाँ स्क्वायर फुट चलता है, स्क्वायर यार्ड चलता है, बीघा चलता है, हेक्टेयर चलता है, क्या चीज़ चल रहा है, एरिया को कैसे आप मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। मैं अभी ये वीडियो सिर्फ इसलिए ये ऊपर की मतलब आपको नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ये वीडियो भी डालूँगा कि कैसे लैंड को
कैलकुलेट किया जाता है, राइट। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए आप मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर सेंड कर दूंगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप किसी भी टाइम पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको एरिया वाइज उसको निकालना कैसे होता है, कैसे निकाल सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब मैं आपको फ़ोन पे ही बता सकता हूँ, राइट। नाउ द थिंग इज़, उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए दैट इज़ कि गवर्नमेंट रेट क्या है। देखिए, एक शहर को अप्रूव्ड एक जो शहर होता है उसको सरकार जो है अपने हिसाब से भी उसके रेट रखती है, जो कि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से अच्छी हो सके। सो हमें क्योंकि सरकार का ऑब्वियसली साथ देना है और सरकार के साथ भी चलना है हमें, तो ये देखते हुए कि सरकार ने उस एरिया का, उसको कहते हैं सर्कल रेट, कि एरिया का सर्कल रेट क्या है। ये आप अगर किसी वकील से पूछेंगे या आप प्रॉपर्टी डीलर जिसके पास जा रहे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं, तो आप उनसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ का सर्कल रेट क्या होगा। तो वो आपको बताएगा गवर्नमेंट रेट तो यहाँ पर 10,000 है, बट यहाँ पर सामान मतलब जो ज़मीन है वो बिकती है वो 20,000 को बिकती है, मतलब डबल बिक रही है। तो ये वैसे यहाँ धांधली है, बट इसको हम धांधली नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सब जगह ऐसे ही चलता है। तो आप लोग ये मान के चलेंगे कि वहाँ का गवर्नमेंट रेट ये है, मतलब कि अगर वो आदमी रजिस्ट्री करेगा तो उसका ये अमाउंट सरकार को जाएगा। तो उसका एक कैलकुलेशन वो भी अलग होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, क्या करते हैं उसमें, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप अपने दिमाग में ये रखें कि एक सर्कल रेट होता है, वो आपको पता होना चाहिए एरिया वाइज, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों आता है कि एक चीज़ आती है इसी में, वो आता है एडवोकेसी। एडवोकेट का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें, क्योंकि जब हम घर कोई खरीदते हैं या कहीं पर ज़मीन लेते हैं तो हम एक रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री का एक रेट होता है जिसे हम सर्कल रेट कहते हैं, है ना। वो सर्कल रेट आपको पता लग जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने की रजिस्ट्री होगी मुझे। तो जैसे कि सरकार का रेट है 10,000 रुपये और आपने 100 गज ज़मीन खरीदी, 100 गज मतलब 100 स्क्वायर यार्ड। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कितने का हो गया, वो आपने 10,000 की मतलब सर्कल रेट है और आपने 100 गज खरीदा है, तो इसका मतलब वो 10 लाख रुपए का हो गया। तो 10 लाख रुपए का आपको कितना आपको रजिस्ट्री का अमाउंट देना है वो पता होना चाहिए। ये वैसे आपको वकील भी बता सकते हैं। वकील आप उनसे भी एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि कोई अगर वकील आपका जानने वाला है उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे भी बात करिए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ इसमें होती है। और या फिर कोई नया वकील हो जो कि अभी अभी जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की हो या अपना वकालत पूरी की हो और अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। आप उनसे रेगुलर टच में ये बातें कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी के काम को शुरू कर सकते हैं। मेरा मानना यह है दोस्तों कि आपको सबसे पहले रिसर्च, जो मैंने आपको भी पहले बताया, आप शुरू करिए उसको, रिसर्च शुरू करिए। पैसा इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं, नो डाउट। इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन की, क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हाँ, बट क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो है कि ज़मीन से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें अपना दिमाग है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसको आप आराम से इसको कर सकते हैं। हम लोग आपका पूरा साथ दे सकते हैं। अगर आप देहरादून या उत्तराखंड के हैं तो आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। हम लोग वैसे तो देहरादून से लेके यहाँ उत्तराखंड से लेके और यूपी, पीलीभीत और यहाँ तक भी हम काम करते हैं। अभी हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन की तरफ को, वहाँ भी हम काम करेंगे। सो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि जो भी आपके पास आता है या हमारे पास आता है या आप हमें क्लाइंट देते हैं या हम आपको क्लाइंट देते हैं, तो उसमें हम बात के आपस में मिलके शेयर कर सकते हैं और उसको कमीशंस को आपस में इंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मैं फिर आपको कहूँगा, इसमें आप अगर शुरू करना चाहेंगे तो आप शुरू करिए। हम लोग, अगर देहरादून के आप लोग हैं तो देहरादून में हम लोग कैनाल रोड पे हमारा ऑफिस है, आप हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। सो कमेंट करते रहिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या जानना है और मैं उसी के ऊपर फिर आपको वीडियोस आपको और भेज दूँगा, या फिर मैं आपको पर्सनल मैसेज भी कर सकता हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर्सनल मैसेज पे भी जवाब दूँगा। आप लोग अगर काम करना चाह रहे हैं और सीरियसली काम करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इस काम को करिए। बहुत अच्छा काम है, बहुत उम्दा काम है। आने वाले टाइम पूरा का पूरा इसी का है, चाहे एग्रीकल्चर में करिए, चाहे
रेजिडेंशियल में करिए, चाहे अपार्टमेंट्स में करिए, किसी फील्ड में भी आप इसको करिए, प्रॉपर्टी काम एवरग्रीन है, एवर बेस्ट है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, गुड बाय।